एस्पिरेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। शुरू में ही मैं बता रहा हूं कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी। लंबी होने का रीजन है कि यहाँ पे हम सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन तो किए ही किए हैं आपके पूरे सिलेबस का, कि किस टॉपिक से मतलब किस सब्जेक्ट से आपको ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। पर आप जब सिलेबस को देखोगे ना तो आपके सब्जेक्ट में वहाँ पे टॉपिक या फिर सब टॉपिक मेंशन है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वो कौन से टॉपिक या सब टॉपिक हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और जहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, उसको पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। और वो कौन से सब टॉपिक हैं जिसको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो या फिर अपने प्रायोरिटी लिस्ट में उसको आप नीचे रख सकते हो, किसको ऊपर रख सकते हो, किसको करना जरूरी है, करना ही पड़ेगा, उसको छोड़ के एग्जाम में नहीं जा सकते। ये सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी। अब कितनी लंबी बनेगी ये तो बनने के बाद पता चलेगा, पर अगर वीडियो देख लोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा ब्रीफ में कि आपको क्या क्या टॉपिक करना है। और ये वीडियो उन सारे कैंडिडेट के लिए है जो इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और उन सारे कैंडिडेट के लिए बहुत ज़रूरी है जो अभी फ्रेशर हैं, जस्ट बीटेक का 8 सेमेस्टर क्लियर किया है या डिप्लोमा का 6 सेमेस्टर क्लियर किया है और अब सोच रहे हैं कि एक सरकारी नौकरी होनी चाहिए, वो भी जीपीएससी की, वो भी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, भले असिस्टेंट की हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया पोस्ट होती है ये आपके ग्रेजुएशन या डिप्लोमा लेवल के कैंडिडेट के लिए, और स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियर और ऑटोमोबाइल के फील्ड को हम देखें तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपके जीपीएससी एएमबीआई का सिलेबस। इसमें एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया है आपको और सिलेबस भी बताया है। होप्स हो कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम पैटर्न बताया हुआ है। उन लोगों को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए जो अभी जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुए होंगे, 8 सेमेस्टर क्रॉस किया होगा और अब वो सोच रहे होंगे कि जीपीएससी एएमबीआई की प्रिपरेशन करें, या फिर डिप्लोमा वाले होंगे तो अब सोच रहे होंगे कि अब उनको प्रिपरेशन करना चाहिए। तो पार्ट ये जो है आपका, ये होता है आपका यहाँ पे 125 क्वेश्चन होते हैं, मार्क्स भी 125 का होता है, टेक्निकल पोर्शन होता है पूरा, और ये 75 मार्क्स एक्ट एंड रूल है। इसकी मेरे पे कोर्स भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो वहाँ से परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने परचेज कर लिया है, ठीक है। पार्ट सी जो होता है ये गुजराती का होता है। गुजराती को एज सच जो स्टूडेंट से रिव्यू मिलता है कि वो खुद से पढ़ के भी 40+ ले आते हैं, मतलब गुजराती में एज सच कुछ बहुत ज़्यादा टफ होता नहीं है। तो होप्स हो कि आप इसको कर पाओगे, थोड़ा सा मेहनत करोगे गुजराती में आपके अच्छे स्कोर आ जाएंगे, और 40+ तो आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है जितने सिलेक्शन वाले होते हैं सबके 40+ होते हैं। सबसे पहले आते हैं आपके 125 मार्क्स जो आपका टेक्निकल का है, 125 क्वेश्चन। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है आपका ये है इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मतलब बहुत ज़्यादा इसका वेटेज नहीं है, कुछ टॉपिक आप करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि आर्थोगोनल प्रोजेक्शन, ये वाला जो टॉपिक है आइसोमेट्रिक, और इंजीनियरिंग कब आप पढ़ लेते हो तो वेल एंड गुड। फिर जो प्रोजेक्शन आप पॉइंट्स है ये पढ़ लेना। ये 3-4 जो टॉपिक हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सिलेबस में पूरा है, अगर आप पूरा करके जाओ तो वेल एंड गुड, वैसे तो पूरा करके ही जाना चाहिए, पर आपके पास टाइम कम है तब मैं बता रहा हूँ। सब्जेक्ट का वेटेज है 2 to 4 मार्क्स, यहाँ से 2 से 4 नंबर के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इससे ज़्यादा की बिल्कुल प्रॉबिलिटी नहीं होती है। इतना ही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा होगा तो 4 हो जाएगा, कम होगा तो 2 होगा, बट ऐसा भी नहीं कि नील रहेगा, क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा। फिट एंड टॉलरेंस भी पढ़ लेना आप, मैंने कराया हुआ अभी, ये सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे फ्री में, और हम लोग प्लानिंग भी कर रहे हैं कि एक फिर से पूरा टेक्निकल का सीक्वेंस वाइज एक पेड कोर्स भी आएगा, जल्दी आपको अपडेट मिलेगी उसके बारे में। अगर आप इंटरेस्टेड होगे तो देखना पड़ेगा कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, क्या है, उसके बाद प्लान किया जाएगा। खैर बाकी सारी चीज़ें आप यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हैं। इस टॉपिक को कई जगह पे कई सारे सब्जेक्ट में लिख देते हैं, पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टॉपिक लिमिट फिट और टॉलरेंस का ही है, चाहे उसको आप मशीन डिजाइन में पढ़ो या फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ो। तो आप ये मत समझ लेना कि यार ये तो मशीन डिजाइन के बुक में है तो इसको मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्या कुछ अलग होता है, नहीं, सेम ही होता है, ठीक है, और सेम क्वेश्चंस भी रहेंगे। सेकेंड टॉपिक पे आते हैं। जिस हिसाब से मैं आपको वेटेज बताऊंगा, कोशिश करना कि आप वो वेटेज का टॉपिक प्रिफर्ड करो, पर आप ये भी ध्यान में रखना कि आपका कमांड किस में ज़्यादा है। जिसमें आपका कमांड ज़्यादा होगी जिस सब्जेक्ट में, तो ये भी तो है कि ज़रूरी तो नहीं कि आप पढ़ लिए सारा तो आंसर जो क्वेश्चन जो आएगा उसको कर ही लोगे। तो चांसेस ये ज़्यादा होते हैं कि जिसमें आपकी कमांड ज़्यादा है उसका क्वेश्चन ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप सही करो,
क्वेश्चन आया तो आप सही करोगे, उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। तो उस बात को भी ध्यान में रखना है, केवल वेटेज पे नहीं भागना है कि इसका वेटेज ज़्यादा है तो पहले इसी को करता हूँ, ठीक है। आप जिसमें अच्छा पढ़ पाओगे, जिसमें जिसमें क्वेश्चन आप सही कर पाओगे उसको पहले करें। अगर वेटेज वाला आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। सेकेंड है जो आपका मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में बेसिकली जनरल साइंस भी आप इसको कह सकते हो, या फिर 12th फिजिक्स भी आप इसको कह सकते हो, मतलब इसी लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस मुझे ऐसा लगता है कि 5 to 6 क्वेश्चंस तो इससे आएंगे ही आएंगे, मतलब आते ही आते हैं। इससे ज़्यादा हो सकते हैं पर इससे कम नहीं होंगे। जो मैंने इससे पहले इंजीनियरिंग ड्राइंग बताया उससे चांसेज है कि कम ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, पर यहाँ पे फ्लक्चुएशन के चांसेज कम है। 5 to 6 क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली रहेंगे ही रहेंगे। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका फ्रिक्शन, रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन, वर्क एनर्जी। सिंपल मशीन से एक आध क्वेश्चन रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, टॉपिक नहीं है, सॉरी। तो जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो 5 to 6 क्वेश्चन या इससे ज़्यादा, इससे कम तो चांसेस ही नहीं है। इससे ज़्यादा ये कहाँ से आएंगे, यही जो 4-5 टॉपिक हैं आपका, फ्रिक्शन हो गया, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, सेंट्रीफ्यूगल इसी में आता है कर्विलिनियर मोशन में, वर्क एनर्जी थियरम हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहें तो वर्क एनर्जी थियरम और फ्रिक्शन, इन दोनों को कंबाइंड करके क्वेश्चंस ये पूछते हैं। तो आपको जजमेंट लेना है कि किस टॉपिक को प्रीफर्ड करना है, सब्जेक्ट में भी कौन सा टॉपिक ज़्यादा जरूरी है, ज़्यादा टाइम देना है, ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये भी आपकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होना चाहिए। थर्ड जो आपका पॉइंट है, थियरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन। इसमें जो पहला पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, दूसरा पॉइंट भी फंडामेंटली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब क्वेश्चन कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है, यूनिट कन्वर्जन भी पूछ लेता है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आ भी गया तो इतना आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप जो क्वांटिटी यूज़ होती है मैकेनिकल में उनका यूनिट आप जानते होगे, एटलीस्ट बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट होती हैं वो जानते होगे, एक यूनिट से दूसरी यूनिट कैसे बनती है ये आप जानते होगे, ये आपसे उम्मीद किया जाता है। तो ये जो पॉइंट है आपका पूरा, इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ये स्ट्रेस स्ट्रेन बिल्कुल क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बेंडिंग स्ट्रेस, टॉर्शन, पावर ट्रांसमिशन, फ्लाई व्हील, और ये आपका क्लच आ गया, ब्रेक आ गया। क्लच ब्रेक आपको आगे भी दिखेंगे कई सारे जगह पे, बियरिंग आ गया, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन रहेगा। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना ही करना है, कोई चांस नहीं है। फ्लाई व्हील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गवर्नर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लच और ब्रेक इंपॉर्टेंट है, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आएगा। बाकी स्ट्रेस स्ट्रेन का क्वेश्चन मुझे लगता है कि आसान होता है, आप कर पाओगे, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। पर बैलेंसिंग, वाइब्रेशन, फ्लाईव्हील, क्लच, गवर्नर, ये अब पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। अब नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पे 5 to 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन की चांसेस नहीं है, इतना ही क्वेश्चंस रहेगा, इससे ज़्यादा की चांसेस नहीं है, कम हो सकते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है और मेरी जो एनालिसिस है वो है, ठीक है। 7 क्वेश्चन से ज़्यादा तो यहाँ इस टॉपिक से चांसेस नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे चांसेस हैं कि क्वेश्चन बढ़ भी सकते हैं, पर यहाँ पे चांसेस नहीं है कि इससे ज़्यादा क्वेश्चंस रहें। हाँ, थोड़ा सा बैलेंसिंग से, वाइब्रेशन से तो रहेगा ही रहेगा, कोई चांस ही नहीं है कि वाइब्रेशन का क्वेश्चन स्किप हो जाए, मतलब 99% चांस है कि वाइब्रेशन का क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। बेंडिंग और टॉर्शन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे वाले पॉइंट पे मूव करते हैं। 4 नॉन कन्वेंशनल। अब देखो कुछ टॉपिक का ये एडवांटेज होता है कि यहाँ से बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन नहीं बनता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बनता है। भले नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, हम जो 4th टॉपिक की बात कर रहे हैं यहाँ पे 4 to 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, भले ये 4 to 5 का वेटेज है, बट ऐसा है कि अगर आप एक बार पढ़े हो ना तो दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आप भूल जाओगे या यहाँ के क्वेश्चन आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए, नहीं कर पाओगे। तो ऐसे टॉपिक, मतलब ऐसे टॉपिक को कवर करने का ये फ़ायदा ये भी होता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा फंडामेंटल या बहुत टफ लेवल क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ईजी लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। ये जो टॉपिक आपको ऊपर नज़र आ रहा है या मैकेनिक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं कि आप पढ़े हो, फॉर्मूला भी पता है, फिर भी हो सकता है कि आप सॉल्व ना कर पाओ, ये चांसेज होते हैं। इस यहाँ पे भी ये चांसेज रहेगा। तो इस टाइप के टॉपिक करने का ये एडवांटेज होता है कि यहाँ पे ऐसे चांसेज नहीं है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे, आपने एक बार पढ़ा है तो कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, एक बार सारा सिलेबस पढ़ा है तो कर लोगे। यहाँ पे भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको, जैसे हाइड्रो, सोलर और विंड,
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो, सोलर एंड विंड। इसके बाद बायोमास भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी वैसे तो मैंने जैसे कहा कि सिलेबस पूरा करो तो वेल एंड गुड, करना ही है पूरा सिलेबस, टाइम भी है अभी आपके पास, स्किप करने का कोई चांस नहीं है। बट ठीक है, अगर आप प्रेफरेंस देना चाहते हो, किसी टॉपिक का आप नोट्स बनाना चाहते हो कि इसका नोट्स बनाऊं, बाकी जो अनवांटेड या फिर जो कम इंपॉर्टेंट हैं उनके पे ज़्यादा फोकस ना करूं, या उनका बहुत ज़्यादा ब्रीफ में वो बनाने की ज़रूरत नहीं है नोट्स, तो वो उन बातों के लिए आप ध्यान दे सकते हो। चलिए, जो आपका 5th है थर्मोडायनेमिक एंड थर्मल इंजीनियरिंग। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आपको 20 to 25 क्वेश्चंस मिलेंगे। मतलब आप कह सकते हो कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज सिलेबस है यहाँ पे जो मेंशन किया गया है। यहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक, मतलब जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ हैं, क्वेश्चन रहता ही रहता है, मतलब स्किप तो हो ही नहीं सकता, रहेगा ही रहेगा क्वेश्चन। तो आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक स्टेट का, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, किसी भी बुक में दिया गया है। और मेरी जो इंटरव्यू सीरीज वाली वीडियो है ना, उसको आप देख लो, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा ट्विस्ट करके आप उसका जवाब दे पाओगे। मैंने एक इंटरव्यू सीरीज बनाया हुआ है हीट ट्रांसफ़र पे और थर्मोडायनेमिक पे और रेफ्रिजरेशन पे, जिसमें मैंने बेसिक कवर किया हुआ है, इनके बेसिक फंडामेंटल, तो वो आप देख पाओगे। वो वहाँ पे आप हीट ट्रांसफ़र के भी बेसिक देख पाओगे, यूट्यूब पे अवेलेबल है वो वीडियो। और जब हम लोग पेड कोर्स कराएंगे तो उनको तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो हम सब कुछ सिक्वेंसली कराएंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक करवाएंगे, उसका टेस्ट भी लेंगे, सब करेंगे। खैर, तो यहाँ पे आपका थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब थर्मोडायनेमिक का जो सिलेबस यहाँ पे है ना, वो इंपॉर्टेंट ही है, उसको स्किप करके जाना ही नहीं है, छोड़ के जाना ही नहीं, ना ही आपको बेसिक कंसेप्ट, ना ही फर्स्ट लॉ, ना ही थर्ड लॉ, नहीं थर्मोडायनेमिक साइकिल। अब थर्मोडायनेमिक साइकिल में आप तो जितनी साइकिल आप देखते हो, चाहे पावर की हो चाहे रेफ्रिजरेशन की है, सारी आ जाती हैं। तो अगर सारी आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो एटलीस्ट आप जो ऑटो है, डीजल है, ब्रेटॉन है, रैंकिन है, ये जो 3-4 बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होती हैं, एटलीस्ट इनको तो पढ़ के जाना। अब रैंकिन एक बड़ी साइकिल है, तो क्या सारा पढ़ें? नहीं, ज़रूरत नहीं है। बट कौन कौन सा उसमें प्रोसेस होता है, उसमें उसका TSPV डायग्राम कैसे ड्रॉ होता है, और एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल अगर आप देख सकते हो तो देख लेना। न्यूमेरिकल ना भी देखोगे तो चल जाएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस कम ही होते हैं इनसे। हाँ, ऑटो और डीजल से न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, तो वो आपको करके जाना है। ब्रेटॉन से भी न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, या फिर पर्टिकुलर किसी प्रोसेस में प्रेशर टेम्परेचर पूछ लेते हैं, तो एटलीस्ट आपको प्रैक्टिस होना चाहिए उतना करने का। बहुत डीप में नहीं जाना है, क्वेश्चन रहेगा तो बेसिक ही रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा तो एकदम बेसिक फंडामेंटल न्यूमेरिकल रहेगा, फार्मूला बेस्ड, फार्मूला अप्लाई करो, डाटा दिया गया है, सॉल्व कर लो। तो एटलीस्ट आपको डेटा रखने तो आना चाहिए ना, इनपुट करने तो आना चाहिए डाटा कि फार्मूला में कैसे रखेंगे। बाकी फ्लूइड स्टैटिक्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक फ्लूइड जो फ्लूइड का इंट्रो है वो आपको आना चाहिए। कैनेमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट है, बट कैनेमेटिक्स का टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझने में भी लोगों को तकलीफ होती है। अगर जो पहली बार पढ़ रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे से नहीं पढ़े हैं, टीचर जो जब क्लास चल रही थी तो लेक्चर बंक किए हैं, कैंटीन में बैठे हैं, आइसक्रीम खिलाए हैं, खाए हैं, उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो आप देख लेना, अगर आपको दिक्कत ना हो तो पढ़ सकते हो, दिक्कत है तो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चंस रहेगा, या बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो 3 क्वेश्चंस आ जाएगा। बट उस टाइम पे जब 3 क्वेश्चंस आएंगे एक ही जगह से, तो ये दूसरे जो इसके टॉपिक हैं वो कट होंगे। तो आप देख लेना कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स से कौन से टॉपिक में कंफर्टेबल हो, उस पर ज़्यादा फोर्स दे लेना। देना सारे पे है, बट प्रेफरेंस आपको अपने हिसाब से सेट करनी है। फ्लो मेजरमेंट से भी क्वेश्चंस आते ही हैं। फ्लो मेजरमेंट में स्पेशली मैं बर्नौली कहूँगा कि आप कर लेना, और वेंचुरियो कर लेना। अब बर्नौली जो होती है वो फ्लो मेजरमेंट के लिए नहीं होती है, एनर्जी इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल है वहाँ पे, पर वो कहीं ना कहीं बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है फ्लो मेजरमेंट के, वहाँ पे वो घुस जाती है, तो इसलिए क्वेश्चंस वहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो चाहे आपके टॉपिक में डायरेक्टली बर्नौली मेंशन है या नहीं मेंशन है, बट वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको करके जाना है। वेंचुरियो कर लेना, ऑरिफिस कर लेना, इसके अलावा बहुत ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है फ्लो मेजरमेंट में। ठीक है, तो उतना मोर देन सफिशियंट है, और उसमें भी एकदम से उसका जो डेरिवेशन है, जो इक्वेशन है, वो आपको पता होना चाहिए, और लास्ट इक्वेशन पता होना चाहिए कि लास्ट इक्वेशन में जो चीज़ें दिया गया है वो क्या क्या चीज़ें हैं, कि डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो हम इनपुट कर पाएँ, या फिर फंडामेंटल क्वेश्चन भी पूछते हैं कुछ, मतलब बेसिक। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा थियरी भी पढ़ लेना आप लोग। बाकी इम्पैक्ट ऑफ जेट
इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो बहुत ज़्यादा नहीं इम्पैक्ट ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है। हाँ, जैसे अब मूविंग प्लेट हो गया और फिर मूविंग प्लेट को भी इंक्लाइन कर दिया, उतने डिटेल में नहीं जाना है। बेसिक वाला आप कर लेना कि बेसिकली किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फिर वेलोसिटी का कन्वर्जन कैसे होता है, वो फॉर्मूले बेसिक आने चाहिए। बेसिक मैंने करवाया हुआ है, टॉप 20 या सुपर 20 नाम से मैं एक सीरीज चलाता हूँ यूट्यूब पे, उसमें मैंने करवाया हुआ है। वो वीडियो हाफ एन आवर की होगी, उसको आप देख लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है, फिर पंप बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछते ही पूछते हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो पंप से रहेगा, तो पंप आप जितना अच्छे से कर सकते हो कर लेना। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर अगेन मेरी जो इंटरव्यू सीरीज इंटरव्यू वाली सीरीज है उससे आप देख सकते हो। और एक वीडियो मैंने और बनाया हुआ है, वो गेट सीरीज की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको मिलेगी, जिसमें मैंने बेसिक हीट ट्रांसफर जो है ना वहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं या प्रीवियसली जो गेट में या ईएस में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सोल्यूशन करवाया हुआ है। तो वो कुछ होंगे, मुझे याद तो नहीं, अभी काफ़ी टाइम हो गया, बट ठीक है, जितने क्वेश्चंस पॉसिबल हैं, जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है मैंने वहाँ पे करवाया है, तो आप वो देख सकते हो। जो गेट की प्लेलिस्ट है गेट हीट ट्रांसफ़र, उसके पहले या दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो पहला दूसरा वीडियो देख लेना है। इंटरव्यू सीरीज का वीडियो देख लेना है इसका बेसिक का, जहाँ से आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से इंटरव्यू सीरीज का आप रेफ्रिजरेशन वाले वीडियो भी देख लोगे तो वहाँ से आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे टॉपिक आप वहाँ से कवर कर सकते हो। ठीक है, डिटेल में कवर कर सकते हो, और डिटेल में करना है तो थोड़ा सा पैसे देने पड़ेंगे, पेड कोर्स लेना पड़ेगा। आप कहोगे सर पेड कोर्स का आप खूब प्रचार कर रहे हो। नहीं, प्रचार नहीं कर रहा हूँ, उन लोगों को बता रहा हूँ जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं, जिनका फंडामेंटल वीक है। कई सारे लोगों का मुझे इस टाइप का मैसेज आता है कि सर मेरा गुजराती अच्छा है, एक्ट एंड रूल अच्छा है, पर टेक्निकल के फंडामेंटल वीक है, मैं पढ़ता हूँ फिर भी क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं। तो ऐसे लोग अगर कंफर्टेबल हैं पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो कर लें, मेरे कर लें, किसी और के कर लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरा ही करो आप, मेरा ही सुपीरियर है, नहीं, आपको जो कंफर्टेबल हो जहाँ भी हो वो आप कर सकते हो। मेरा अभी लॉन्च नहीं हुआ है, हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी ही करेंगे। डेमो लेक्चर भी वहाँ पे आपको मिलेगा, क्योंकि केवल मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ, हालांकि मेरा भी लोग डेमो लेक्चर मांग रहे हैं। 1000 वीडियो डाल दिया हो तो भी कह रहे हैं कि सर डेमो लेक्चर देखने को मिलेगा। मैंने भैया मैं ही पढ़ाने वाला हूँ, जैसा यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ वैसा ही वहाँ पढ़ाऊँगा। आपकी कितना डेमो चाहिए आपको, और पेड कोर्स का ही डेमो क्यों चाहिए? मतलब ऐसा तो है नहीं कि मेरी पढ़ाने की स्टाइल चेंज हो जाएगी। हाँ, थोड़ा सा आदमी जब पैसे लेता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, तो थोड़ा चेंजेस आते हैं, बिल्कुल आते हैं, इसको कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। बट कोई ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे 100% एफर्ट नहीं देता है। यूट्यूब पे भी कोई पढ़ा रहा है, जैसे मैं स्टार्टिंग पढ़ा रहा था वो मेरा 100% ही था, बट ये लर्निंग का प्रोसेस है ना। आपका जो आज नॉलेज है कल वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। अब मैं 2 साल से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, तो 2 साल पहले जो वीडियो बनाया होगा अगर वही वीडियो मैं आज बनाऊंगा तो डेफिनेटली उसका इनपुट कुछ चेंज होगा, और वो हमेशा इम्प्रूव्ड रहेगा, क्योंकि 2 साल में मैंने भी कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें रहती हैं। 4 साल बाद बनाऊंगा तो कुछ और इम्प्रूवमेंट रहेंगे, तो वो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसे हम कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने पहले भी कहा है कि इसकी मैंने पूरी एक वो प्रीवियस ईयर सोल्यूशन सीरीज़ कराया हुआ है, टेस्ट सीरीज भी कराया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता है तो वहाँ से कर सकते हैं, नहीं लगता है बुक से पढ़ सकते हैं, उसमें मन नहीं लगता है तो पेड कोर्स ले सकते हैं, मेरा या किसी और का, जो भी आपका मन हो। तो 6 जो है आपका, यहाँ से भी कुछ 15 से 20 क्वेश्चंस रहेंगे आईसी के, और यहाँ पे थोड़ा वैरायटी ज़्यादा होती है। कितना भी आईसी पढ़ लो ना फिर भी नए क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, क्योंकि बड़ा सब्जेक्ट है, बड़ा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हमारे हर किसी के लाइफ में आपको आईसी इंजन नज़र आ रहे होंगे, घर में बाहर हर जगह। तो इसमें नए क्वेश्चन बनने की प्रॉबिलिटी खूब होती है। अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो आपने खूब पढ़ रखा है फिर भी चांसेज होंगे कि कुछ नई चीज़ें आ जाएं। पर जनरली जीपीएससी में एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है। जीपीएससी में एक्सपेक्ट किया जाता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछ लेंगे, बहुत करेंगे तो जो न्यूमेरिकल होंगे 1 नंबर वाले गेट के पूछ लेंगे। थियरी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ईएससी वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, या फिर दूसरे स्टेट के जो पीएसयू के क्वेश्चन है, कोई टीचर थोड़ा सा रिसर्च किया वहाँ से कर लेंगे, तो ये पॉसिबिलिटी होती है। तो अगर आप ये सब कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। मेरी मैराथन सीरीज़ देख सकते हैं आईसी ऑटो की, उसमें मैंने पूरा सोल्यूशन करवाया हुआ है डिटेल में, तो वो भी आपको फॉलो कर सकते हैं, फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ, उसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है क्योंकि मैंने पीडीएफ नहीं बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे सारे टॉपिक आईसी इंजन के इम्पोर्टेंट हैं।
ठीक है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, चाहे वो आईसी इंजन के पार्ट और उनके फंक्शंस हों, चाहे फिर उनका क्लासिफिकेशन हो, चाहे तो प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे तो उनका जो भी हो, आईसी इंजन के सारे चीज़, डीजल, पेट्रोल, इनकी प्रॉपर्टी, फ्यूल की प्रॉपर्टी जैसे यहाँ पे मेंशन है, इंजेक्शन सिस्टम, ये सारी चीज़ें पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मेंशन है एज सच सारा इंपॉर्टेंट है। नॉकिंग के क्वेश्चंस रहते ही रहते हैं, तो नॉकिंग क्यों होती है, डीजल इंजन में क्यों होती है, प्रिकॉशंस क्या हैं, पेट्रोल इंजन में क्यों होती है, उसके प्रिकॉशंस क्या हैं, आपको आना ही चाहिए, स्किप होगा ही नहीं, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कूलिंग से क्वेश्चंस मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस रहता है, लुब्रिकेशन से क्वेश्चंस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस और टेस्टिंग ये 2-3 बार आएगा टॉपिक, नीचे भी आएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं, ये भी आपको करना है। लुब्रिकेशन मैंने एज यूजुअल बता दिया। फ्यूल आप चाहो तो ये स्किप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि ठीक है आपके पास टाइम कम है और आप थोड़ा सा टाइम सेव करना चाहते हो, तो इन जो फ्यूल हैं ये स्किप कर सकते हो। एक आध क्वेश्चन रह सकता है, बट एज सच बहुत ज़्यादा इफेक्ट आपके मार्क्स पे नहीं पड़ेगा अगर बाकी टॉपिक को आप अच्छे से कर लेते हो तो। बाकी ये भी आप स्किप कर सकते हो, ये टॉपिक भी स्किप कर सकते हो। पोल्यूशन नहीं कर सकते, हालांकि पोल्यूशन का आगे एक पूरा टॉपिक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, आगे हम लोग उसके बारे में करेंगे। तो 15 to 20 क्वेश्चंस यहाँ से रहेंगे। टॉपिक कौन सा इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा वीडियो बड़ी हो रही है, बट ठीक है, टाइम लेके जब चीज़ों को आप सीखोगे तो ज़्यादा टाइम तक रहेगा भी दिमाग में। मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब मटेरियल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ये जो टॉपिक है ना, काफ़ी लेंदी टॉपिक है और ये याद नहीं रहता है। अगर आप याद कर सकते हो, आपकी मेमोरी अच्छी है, ठीक है, तो बिल्कुल आप करिए। अगर आपको लगता है नहीं आप भूल जाते हो तो ठीक है, इसको थोड़ा टाइम के लिए स्किप करके यहाँ पे आ सकते हो। हीट ट्रांसफ़र जो है ये फंडामेंटल है बिल्कुल, ठीक है। तो हालांकि हीट ट्रांसफ़र समझने के लिए आपको मटेरियल्स की नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज, तो ज़्यादा अच्छे से हीट ट्रांसफ़र समझ में आएगा। मटेरियल की प्रॉपर्टी पता है आपको, उसका बिहेवियर कैसा है वो पता है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको ये टॉपिक। तो अगर आप दोनों कर सकते हो तो वेल एंड गुड। बाकी अगर प्रेफरेंस देना है तो हीट ट्रांसफ़र, उसके बाद ये प्रेफरेंस मार्क के हिसाब से अगर हम बात करें तो। मैंने ये नहीं बताया कि कितने मार्क्स का ये पूछा जाता है, तो ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 to 20 मार्क्स तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ इसका वेटेज भी मेरे हिसाब से 15 to 20 है। 17 to 20 कर सकते हो, मतलब 15 से कम क्वेश्चन पूछे जाएं, इसकी चांसेस कम है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। मेटल वर्किंग भी है, मेटल फॉर्मिंग, वो जो मेटल फॉर्मिंग के प्रोसेस होते हैं वो सारे चीज़ें आपको आना चाहिए, चाहे वो रोलिंग हो, एक्सट्रूजन हो, बाकी जितने भी पियर्सिंग हो, जितने भी ब्लैंकिंग हो, ये सारे जो मेटल फॉर्मिंग के प्रोसेस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सारे प्रोसेस। फिर कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कास्टिंग से क्वेश्चंस रहेगा ही रहेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कास्टिंग ऐसा टॉपिक है कि आपको मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। मैंने भी यूट्यूब पे कराया हुआ है कास्टिंग का टॉपिक, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। नियर अबाउट कास्टिंग का जैसा जिस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैंने करवा दिया है। वेल्डिंग में भी कुछ करवाया हुआ है, बट वेल्डिंग में पूरा नहीं ऐसा है कि वहीं से आएगा, बट कास्टिंग में मैं कह सकता हूँ कि अगर आप वीडियो देख के जाते हो तो मोस्ट प्रॉब्ली वहीं से क्वेश्चन रहेगा, आप कर पाओगे। फिर बेसिक मशीन टूल, इसको अगर आप स्किप करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, एक आध क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा, ज़्यादा चांसेस इसके नहीं है। तो ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से रहेगा, ज़्यादा क्वेश्चंस रहेंगे आपके वेल्डिंग से, कास्टिंग से, मेटल फॉर्मिंग से और हीट ट्रीटमेंट से। तो ये 4-5 टॉपिक जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नीचे आ जाए कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं तो मेटल ज्वाइनिंग में जैसे मैंने बताया कि वेल्डिंग को हमने डिस्कशन कर लिया है, तो वेल्डिंग तो यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया गया है, तो ठीक है ये मेटल ज्वाइनिंग में आ गया है, तो वेल्डिंग तो इम्पोर्टेंट है ही आपका। टर्निंग, शेपिंग, ये इनको अगर आप करना चाहते हो ठीक है। ये जो टॉपिक यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ना, ये वाले जो टॉपिक हैं यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा ये खुरमी वाले क्वेश्चंस होंगे, तो इन टॉपिक के लिए आप खुरमी कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। बाकियों के लिए भी खुरमी कर सकते हो आप, पर इनके जो क्वेश्चंस होंगे ना तो वो खुरमी से ही होंगे। 100% श्योर है कि इसके क्वेश्चन खुरमी से होंगे। तो ये जितने भी कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग वाला क्वेश्चन होगा ना वो खुरमी से होगा, वो आप खुरमी ही करो। वेल्डिंग के क्वेश्चन गेट और ईएस वाले हो सकते हैं। ठीक है, वेल्डिंग पे जो क्वेश्चन है, कास्टिंग पे जो क्वेश्चन है, हीट ट्रीटमेंट के जो क्वेश्चन है, ये गेट और ईएस वाले हो सकते हैं, पर इनके क्वेश्चन तो खुरमी वाले ही रहेंगे, तो खुरमी कर लो आप, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, ऑटोमोबाइल पे आ जाते हैं। ऑटोमोबाइल अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी मेरे हिसाब से कुछ 17 to 20 क्वेश्चन हो सकते हैं ऑटोमोबाइल के।
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ऑटोमोबाइल वाले कहेंगे सर हमारा वेटेज घट गया, भैया आईसी इंजन भी तो ऑटोमोबाइल में ही आता है, ठीक है। तो ये मिला जुला के कुछ 40-45 का वेटेज बन गया। फिर नीचे आपका पोल्यूशन वाला है ऑटोमोबाइल का, तो वो भी हो गया, तो 50 क्वेश्चंस 55 क्वेश्चंस के आसपास हो गए। बाकी जो सब्जेक्ट थर्मोडायनामिक वो आप भी पढ़ते हो, तो ऐसा नहीं कि ऑटोमोबाइल वालों को अलग किया जा रहा है। ऑटोमोबाइल वालों को लगता है कि हमारा क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम केवल ऑटोमोबाइल की बात कर रहे हैं। डिटेल में मैंने कराया हुआ है, मैराथन क्लास भी 17 आवर की है, आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। पर्सनल चाहिए कोचिंग तो फिर वही वाली बात, मैं बार बार क्या कहूँ। अब ये यहाँ पे जो टॉपिक्स मेंशन हैं ये बड़ा ही रैंडम है, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन ये पूछते हैं, क्योंकि ऑटोमोबाइल के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो थियरी बेस्ड होते हैं, जो थियरी आपने पढ़ा है उसी के बेस्ड क्वेश्चन होंगे, फंडामेंटल नहीं है। यहाँ पे कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो फंडामेंटल होगा, जो कि ऐसा हो कि आप पढ़ के गए हो और आपको आता है और क्वेश्चन ऐसा ट्विस्ट करके पूछ लिया कि आप नहीं जवाब दे पा रहे हो। मैं फंडामेंटल कहने का मतलब मेरा ये है। तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं मिलेगा आपको कि जो आपने पढ़ा है और क्वेश्चन आया बड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, यार ये कहाँ से आ गया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आप पढ़ के जाओगे तो दे दो, मतलब आप जवाब दे पाओगे। अब जैसे यहाँ पे देखो क्लच का नाम भी यहाँ पे भी मेंशन है, ऊपर भी मेंशन था, नीचे भी मेंशन है। तो ऊपर वाला था ना वो क्लच डिजाइन से रिलेटेड चीज़ें था, यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्लच के बारे में पूछ रहा है कि ऑटोमोबाइल में जो जितने टाइप के क्लच यूज किए जाते हैं ना वो आपको पढ़ना है। एटलीस्ट मैनुअल और जो ऑटोमेटिक है उन दोनों का तो पढ़ ही लेना है कि डिफरेंस क्या होता है, दोनों काम कैसे करते हैं, ठीक है। ब्रेक के बारे में पढ़ के जाना है। और स्टीयरिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टीयरिंग पे क्वेश्चंस रहता है, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, वहाँ से आपको पढ़ के जाना है। इग्निशन ऑब्वियसली, इलेक्ट्रिकल सिस्टम से 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं अगर आप कर पाओ। ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से होंगे, एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल और व्हीकल सिस्टम में ये जो चीज़ें लिखा गया है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल से रहेंगे, मतलब व्हीकल का जो स्ट्रक्चर है, उसके जो कंपोनेंट हैं, उनके कंपोनेंट के जो फंक्शन है, ये पूरी चीज़ें आ जाती हैं आपको एनाटॉमी ऑफ द व्हीकल में, ठीक है। तो वो आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, करके जाना है। बाकी ब्रेक को तो मैंने कई बार कह दिया, इंपॉर्टेंट है तो आपको करना ही करना है। व्हीकल का मेंटेनेंस और रिपेयर, इसको लेके शायद नीचे एक और भी टॉपिक है नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, शायद है यहाँ पे नहीं है, तो मेंटेनेंस वाला टॉपिक यहीं से कवर कर लेना। व्हीकल मेंटेनेंस का तो क्वेश्चन पूछते हैं, वो तो करना है आपको। और मेंटेनेंस पे मैंने भी क्वेश्चन वीडियोस बनाए हुए हैं, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। कैड कैम की बात करें हम लोग, तो कैड कैम बच्चे जनरली अपने ग्रेजुएशन में पढ़ना नहीं चाहते हैं, छोड़ देते हैं कैड कैम को। पर यहाँ पे कैड कैम का 4 to 5 क्वेश्चन का वेटेज है। परसेंटेज नहीं कह सकते क्योंकि 125 का है, तो परसेंटेज आप कह सकते हो 2 to 3% हो गया। तो यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे, मगर बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस रहते हैं। कभी जो पार्ट प्रोग्रामिंग है उनके कोड पूछ लेगा, कभी ये जो मेंशन किया गया सॉफ्टवेयर के बारे में वो पूछ लेगा, कभी कुछ ये जो ATC है इसके फंक्शन पूछ लेंगे, कभी APC के फंक्शन पूछ लेंगे। जनरली पार्ट प्रोग्रामिंग रहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो पार्ट प्रोग्रामिंग तो याद कर ही लेना। और ये ग्राफिक्स के फीचर्स, ये ज्योमेट्रिक मॉडलिंग, इनसे भी क्वेश्चन लास्ट टाइम आए, इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो पढ़ सकते हो आप, तो वेल एंड गुड। इनसे बड़े कम चांसेज हैं कि पूछा जाएगा क्वेश्चन। और टाइप्स ऑफ जो सॉफ्टवेयर या वेरियस सॉफ्टवेयर हैं, इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी उसमें जो फीचर्स हैं वो भी पूछ लेता है कि उनका क्या होता है। तो ठीक है, पढ़ लेना है। पार्ट प्रोग्रामिंग तो पढ़ के जाना है, पार्ट प्रोग्रामिंग और ये मॉडलिंग, ये 2-3 टॉपिक तो आपको 2 टॉपिक एटलीस्ट तो पढ़ के जाना ही जाना है, इसको नहीं छोड़ना है। और CNC का फीचर दिया है तो उसको भी पढ़ के जाना है। चलिए 10 पे आ जाते हैं। आपका जो टॉपिक 10 है, अगेन यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चंस रहेंगे आपके। एमिशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ना ही, क्या क्या इमिट करते हैं और जो पोल्यूशन के नॉर्म्स हैं वो हमारे देश में क्या हैं। जो BS6 है, मतलब जो पोल्यूशन का 6 स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे आया है BS6, तो उसके बारे में आपको पढ़ के जाना है, क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। पोल्यूशन कंट्रोल का क्या मैकेनिज्म है, क्या स्टैंडर्ड है, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। तो अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और बड़े आसान से क्वेश्चन रहते हैं। रिपीटेड क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहते हैं, रिपीटेड इन द सेंस कि पहले पूछे गए उन्हीं को रिपीट कर देंगे। तो आप प्रीवियस ईयर कर लेते हो तो ये बड़ा आसानी से वहाँ पे कवर हो जाएगा, 4 to 5 मार्क्स आपके। नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है आपका डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग में मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला टॉपिक जो है क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर मैं वेटेज की बात करूँ तो डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग का मेरे हिसाब से 6 to 8 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 2 to 3 क्वेश्चन तो यहीं के हो जाएंगे और 1 to 2 क्वेश्चन यहाँ के हो जाएगा। एक आध क्वेश्चन बैटरी का रहेगा, फिर
ब्रेक का, और ब्रेक की डायग्नोसिस जनरली पूछ लेते हैं ना, कई बार पूछा गया है ब्रेक की डायग्नोसिस, तो ध्यान रखना। तो ब्रेक की डायग्नोसिस में मान लेते हैं एक क्वेश्चन और 2 to 3 क्वेश्चन यहाँ से, 1 to 2 क्वेश्चन यहाँ से, फिर बैटरी की डायग्नोसिस एंड टेस्टिंग। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, तो सब एक दो मिलके 6-7 क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं यहाँ से। तो ये इंपॉर्टेंट है, कर लेना आप, और आसान है करना। यहाँ पे वो जो 3-4 एंगल हैं उनके बारे में पढ़ना है बस, ठीक है, और कैसे वो मेजर किए जाते हैं, कौन सा किस एंगल से मेजर किया जाता है, और वो एंगल है क्या। जनरली यही पूछ लेता है कि वो एंगल है क्या, किसके किसके बीच का एंगल है, तो ये आपको ध्यान रखना है। परफॉर्मेंस टेस्ट इससे पहले भी हम लोग आईसी इंजन में कर रहे थे, यहाँ पे भी आ गया है। अब बैटरी के बारे में और ब्रेक के बारे में बड़ा पूछता है ये डायग्नोसिस इनकी, ठीक है। क्लच का भी पूछती है डायग्नोसिस, बट बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना बैटरी और ब्रेक इंपॉर्टेंट है उतना ज़्यादा क्लच की डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। क्लच का फंक्शन इंपॉर्टेंट है, काम क्या करता है वो इंपॉर्टेंट है। क्लच में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है, मतलब उसको हम डिजाइन वाले में रख सकते हैं। हाँ, डायग्नोसिस वाले में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि मान लीजिए क्लच घिस गया, तो कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप के कि क्लच वियर हो गया तो कैसे पहचानोगे, या फिर इस टाइप की आवाज़ आती है तो क्या रीजन हो सकता है। तो वो चीज़ें रहती हैं, डायग्नोसिस से भी एक आध क्वेश्चन आ सकता है, बट डायग्नोसिस से ज़्यादा चांसेज होते हैं कि उसके फंक्शन वाला जो क्वेश्चन है वो आए, उसका जो कंपोनेंट है वो आए। तो ये पूरा डिटेल एनालिसिस रही है आपके टेक्निकल की। होप सो कि आप इसके हिसाब से प्लान कर पाओगे कि कौन सा टॉपिक आपको पहले करना है। उसमें मैंने कहा कि ये भी बात की ध्यान रखना है कि किसमें आपका कमांड अच्छा है या इंटरेस्ट अच्छा है। इंटरेस्ट अच्छा रहेगा तो कमांड भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। किसमें ये श्योर हो कि ये टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो मैं करूँगा ही करूँगा, तो उसको उसके रिवीजन पे, उसके प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान देना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 75 मार्क्स। सबसे पहले आता है मोटर व्हीकल एक्ट एंड अमेंडमेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा वेटेज भी है। 15 to 20 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे आपके, केवल पहले नंबर के टॉपिक से। इतना ज़्यादा वेटेज और किसी का नहीं है। अब ये नहीं बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है, क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस है, यहाँ पे पूरी बुक है, तो यहाँ पे ये नहीं बता सकता कि ये टॉपिक जरूरी है, ये पढ़ना है। डेफिनेटली इसका पेड कोर्स चल रहा है, अगर आपको कोई डाउट है तो ले सकते हो, अगर नहीं है तो यूट्यूब से कर सकते हो। चलिए CMBR की बात करें तो CMBR 7 to 10 क्वेश्चन, अगेन इसके बारे में भी डिस्कशन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये पूरी बुक्स की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसका वेटेज की बात करें तो इसका 8 to 10, मतलब CMBR से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं यहाँ से। वेटेज नियर अबाउट दोनों का सेम है, पर अगर प्रेफरेंस देना है तो इसको आप देना, ठीक है। चांसेस ज़्यादा हैं कि ज़्यादा क्वेश्चन रहे यहाँ से। चलिए गुजरात जो आपका रोड सेफ्टी पॉलिसी है, तो पॉलिसी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं रहेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन हो जा बहुत है, 3 भी नहीं होगा मुझे लगता है, 1 से 2 क्वेश्चन रह सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बट सेफ साइड में बता रहा हूँ आपको। अब ऐसा नहीं कि वेटेज बहुत कम होगा, छोड़ देंगे हम लोग। जो आपका ड्राइविंग रेगुलेशंस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मेरे हिसाब से ड्राइविंग रेगुलेशन से कुछ 5 to 7 क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 to 7 क्वेश्चन, ठीक है। ड्राइविंग रेगुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें कन्फ्यूज़न भी होता है लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल भी है कि कौन सी व्हीकल जाएगी, कौन सी आएगी, ये वो, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को। 6 वाला जो पॉइंट है आपका, ये तो भैया घना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 8 to 10 क्वेश्चन, पिछली बार इन्होंने धड़ाधड़ क्वेश्चन पूछे थे इससे, इस बार भी पूछेंगे, आगे भी पूछते रहेंगे। उसका एक रीजन है, पहले तो ये गुजरात बेस्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई यहाँ पे देखना नहीं होता कि कोई चेंजेस तो नहीं किए हैं। दूसरा रीजन ये है कि एक ही PDF है, 15 से 20 पेज की है, आसानी से क्वेश्चन वहाँ से बन जाते हैं, तो खूब क्वेश्चन बनाते हैं ये। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट में अगर किसी की बात करें कि ज़्यादा वेटेज है तो ये है, ये तो आपको करके ही जाना है। अब मोटर व्हीकल एक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, मगर उसका सिलेबस भी तो देखो, बहुत ज़्यादा है, 100 पेज पढ़ने हैं आपको। हालांकि वहाँ भी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं आपको, पर ये तो पेज ही 20 हैं शायद, ठीक है। 15 से 20 पेज हैं, उन्हीं से सब कुछ आएगा, तो ये तो पढ़ना ही चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं, लास्ट टाइम तो बहुत ज़्यादा पूछे थे, इतना एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी कि इतने आसान टॉपिक्स इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, मगर पूछे थे। इस बार वेरिएशन भी हो सकता है, पर एज सच मुझे लगता है कि छोटे टॉपिक में अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट 7 है, 4 to 5 क्वेश्चन आ सकते हैं गाइडलाइन से, और आसान क्वेश्चन रहते हैं, एक बार आपने पढ़े हैं तो कर सकते हो इजीली। फिर पॉइंट 8 है आपका 3 to 4 क्वेश्चन, बहुत आसान टॉपिक रहता है यहाँ भी। फिर ये जो ट्रैफिक वाला है 5 to 7 क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, क्योंकि इसका सिलेबस तो ज़्यादा नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनाना यहाँ से आसान होता है,
और सोशल लाइफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हम और आप सब रोड यूज़र हैं तो हम सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है, इंपॉर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। टॉपिक नंबर 10 की बात करें तो 3 to 5 क्वेश्चंस रहने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ वाले क्वेश्चन को टेक्निकल में भी आप रख सकते हो, टेक्निकल में जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स की हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले, ठीक है, वहाँ पे भी ये इंक्लूड होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की 2 to 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर 3 to 4 क्वेश्चन आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो सकते हैं, ठीक है। छोटा टॉपिक ये भी है, आजकल बड़ा फेमस है तो ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि बड़ा टाइम लाइन में है तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। जो नेक्स्ट है वैसे तो आएगा सबसे, बट जो ज़्यादा न्यूज़ में रहता है वहाँ पे फ्लक्चुएशन के चांसेस रहते हैं। मैं जैसे कह रहा हूँ कि 2 to 3 या 3 to 4 क्वेश्चन रहेंगे, हो सकता है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में 7 से 8 क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो इस टाइप का फ्लक्चुएशन कौन से टॉपिक में होता है? जो टॉपिक बड़े न्यूज़ में रहते हैं, सरकार खूब उस पर पॉलिसी बना रही है, न्यूज़ में खूब डिस्कशन हो रहा है, तो आजकल बड़ा डिस्कशन हो रहा है इसका, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज़रूरी है पढ़ लेना, फ्लक्चुएशन हो सकता है। फिर 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, 12 नंबर का जो टॉपिक है, सॉरी क्वेश्चन नहीं, यहाँ से 4 to 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। अब ये जो मैं रेंज लिख रहा हूँ ना, तो ये रेंज एडजस्ट करता है एक दूसरे को। मान लो किसी टॉपिक से क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए तो किसी टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ जाएंगे, इस तरीके से एडजस्ट होकर आपको 75 क्वेश्चन ही मिलने वाला है। तो उसी हिसाब से ये रेंज मैंने दिया है। तो और रेंज में ये भी देखा है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो उस हिसाब से आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना है कि आपके इंटरेस्ट का टॉपिक कौन सा है, कई बार मैंने बता दिया। तो ये हो गया आपका लैंडमार्क्स जजमेंट, और इसी के साथ ये वीडियो हमारी ख़त्म होती है, क्योंकि इसके बाद जो सिलेबस है वो गुजराती का है, और गुजराती में मुझे मेरी एनालिसिस नहीं है, क्योंकि मैं पढ़ नहीं पाता हूँ ठीक से, इसलिए मैंने कभी गुजराती के पेपर का एनालिसिस नहीं किया है कि कौन से टॉपिक आते हैं। पर हिंदी के भाषा में बात करें कि अगर ये हिंदी में होता तो कौन से टॉपिक ज़्यादा आते, तो हिंदी में ये जो अलंकार हैं बड़े पूछे जाते हैं, फिर समानार्थी के भी 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं कि कौन सा है, संधि और छंद भी रहते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। तो मेरे हिसाब से ये 3-4 टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं अगर गुजराती पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो। अब जो लोग गुजराती सॉल्व करते हैं उनको ज़्यादा आइडिया होगा कि मैं सही बता रहा हूँ कि गलत बता रहा हूँ। वैसे मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि मुझे गुजराती आती है, पर हिंदी के पर्सपेक्टिव से मैं बता रहा हूँ कि अगर हिंदी में अगर ये सिलेबस होता तो कौन से टॉपिक ज़्यादा पूछे जाते। फिर ये क्या है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि प्रयोग किसका प्रयोग है। तो खैर ठीक है, आप ज़्यादा अच्छा जानते हो कि बहुत सारे लोग गुजराती में बड़ा स्कोर करते हैं। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।